नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की राजधानी विंडहोक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। औपचारिक स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री को दी गई 21 तोपों की सलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया के राष्ट्रपति के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से आम जनता का हाल बेहाल। भाजपा ने कहा, गलत तरीके से वोटर बने लोगों के कंधे पर सियासत कर रहा है विपक्ष। मुंबई में आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक के लिए बढ़ी। एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 13 अगस्त को अब सुनवाई करेगा पटियाला हाउस कोर्ट। और गुजरात के वडोदरा में एक पुल के गिरने से 9 लोगों की मौत, कई घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। नामीबिया के विंडहोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेट हाउस में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैत्वा भी मौजूद रहीं। इस दौरान पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी का यह दौरा भारत और नामीबिया के गहरे और पुराने रिश्तों को और मजबूत करेगा। यह दौरा नामीबिया के साथ भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और इसके बाद भारत और नामीबिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, खनिज संसाधनों और रक्षा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच डिजिटल शिक्षा और हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्रों में भी चर्चा हुई। सिविल, न्यूक्लियर और पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। और नामीबिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैत्वा से मुलाकात की। विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। और भारत और नामीबिया के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें आपदा के अनुकूल अवसंरचना फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोफ्यूल फ्रेमवर्क, उद्यमिता केंद्र स्थापित करने और स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र शामिल हैं। हमारे संवाददाता निशांत राय विंडहोक से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। निशांत, सबसे पहले अगर बात टाइमिंग की करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ग्लोबल साउथ की बात को, जो ग्लोबल साउथ की आवाज है, उसको जिस तरह अलग अलग इंटरनेशनल फोरम पर बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, जो अफ्रीकी देश हैं उनकी बातें तो इस क्रम में वो उठाते ही रहते हैं। ऐसे में नामीबिया का प्रधानमंत्री का ये दौरा और दोनों देशों के बीच जिस तरह से समझौते हुए हैं, कितना अहम है ये दोनों देशों के लिहाज से, भारत के लिहाज से भी और नामीबिया के लिहाज से भी? देखिए, बिल्कुल भारत और नामीबिया की जो ये आपसी द्विपक्षीय वार्ता हुई है, इसमें ये कहा जा सकता है कि आज जिन समझौतों पे हस्ताक्षर हुए हैं वो भविष्य के लिए दोनों ही मुल्कों के लिए एक बेहतर नींव का काम करेगी। सबसे बड़ी बात है, हमने सुबह भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नामीबिया में अभी कुछ दिन पहले ही ऑयल रिजर्व मिले और हाइड्रोकार्बन का जो समझौता हुआ है, ये दिखलाता है कि भारत पेट्रोलियम के क्षेत्र में एक नए राष्ट्र के साथ आगे बढ़ने को अब जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल सहयोग ये दिखलाता है कि नामीबिया भारत के जो डिजिटल रेवोल्यूशन है उसका इस्तेमाल करके अपने मुल्क को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसी तरीके से स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो जो भारत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, नामीबिया को फिलहाल इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और भारत ने कोविड में जो नामीबिया की आगे बढ़कर मदद की थी उसका जो परिणाम स्वरूप है कि अब नामीबिया भारत के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोलैबोरेशन करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन की बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में
भी दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो नामीबियाई छात्र भारत जाते हैं, और खासकर आईटी, मैंने सुबह भी बताया कि यहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। और अभी एक साल पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर यहाँ पर आए थे, जहां पर कई सारे कोर्सेज की बात कही गई थी, और सुपर कंप्यूटर भारत ने नामीबिया को तोहफे के रूप में दिया। यानी कि अपनी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे मुल्क को देना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन भारत व्यापार के साथ मानवता में विश्वास रखता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की समय समय पर तस्दीक भी की है। चाहे कोरोना काल हो या किसी भी मुल्क को जब जरूरत पड़ती है तो भारत उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होता है। और नामीबिया भी इस बात को समझता है। नामीबिया की आजादी की लड़ाई से लेकर भारत ने समय समय पर नामीबिया का साथ दिया, जिसके चलते आज जब प्रधानमंत्री यहाँ दौरे पर आए हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण जो तमाम संबंध है वो यहाँ पर नजर आने लगा है। और जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें ये दिख रहा है कि दोनों की दोस्ती कितनी मजबूत हो रही है, और एक नए युग की संबंधों के एक नए युग की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। निशांत, एक बात और, जिस तरह से कि अफ्रीकी देशों के साथ भारत का तो ऐतिहासिक संबंध रहा है, इसका संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है, नामीबिया जहां 27 साल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा है, जिस तरह की गर्मजोशी दिखी गई, चाहे वो 21 तोपों की सलामी की बात ले लीजिए, गार्ड ऑफ ऑनर ले लीजिए, ये तमाम जो गर्मजोशी देखी गई इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच इन क्षेत्रों की पहचान हुई है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिसमें दोनों देश सहयोग कर सकते हैं। आगे चल करके जिस दक्षिण अफ्रीका के साथ जैसे और ये तमाम देश हैं अफ्रीका में, नामीबिया अफ्रीका महादेश के जिस इलाके में स्थित है वो इलाका भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, निवेश के लिहाज से भी और बाकी द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी। ऐसे में क्या कुछ नए क्षेत्रों की पहचान हुई है दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर? देखिए, अगर नए क्षेत्रों की बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन की जो मैंने बात की है, क्योंकि नामीबिया के पास फिलहाल में ऑयल रिजर्व नजर आए थे और उस पर दुनिया भर की नजर थी। लेकिन भारत, मैं हमेशा से कहता हूं कि हम केवल व्यापार की बात नहीं करते, हम मानवता की बात करते हैं। और समय समय पर हम नामीबिया के साथ खड़े रहे हैं। और नामीबिया के जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर सैम नोजुमो को जब श्रद्धांजलि दी थी, तो सैम नोजुमो के साथ भारत का रिश्ता नया नहीं था। भारत ने उनके साथ पूरे आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया था। और इसके बाद वर्तमान अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत के साथ इनके भी रिश्ते बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो बेहद, आप कह सकते हैं कि जो अफ्रीकी मुल्क हैं वहां पर बेहद बेहतर है। और जिस तरीके से अफ्रीकी यूनियन की बात करते हैं, अफ्रीकी एकजुटता की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ तक कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की बात उन्होंने कही है, तो ये दिखलाता है कि भारत अफ्रीका को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है, ना केवल व्यापार करना चाहता है। इसी के चलते हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन, शिक्षा और सिविल न्यूक्लियर और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में हमने बात की है। यहाँ पर क्रिटिकल अगर मिनरल्स की बात करें, यूरेनियम, लिथियम जैसे मिनरल्स नामीबिया में पाए जाते हैं, उनको लेकर एमओयू साइन किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भविष्य के लिए। आपदा रोधी संरचना गठबंधन CDRI फ्रेमवर्क पर बात की गई है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन पर फ्रेमवर्क समझौता किया गया है। तो आप कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत और नामीबिया अब अपने रिश्तों को एक नया आयाम देने की शुरुआत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना, मेरी यहाँ पर लालचंद कई प्रवासी भारतीयों से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि भारतीय होने का उनको सम्मान मिलता है, क्योंकि भारत ने समय समय पर जो अफ्रीकी कंट्रियों के साथ दोस्ती निभाई है, खासकर कोविड में जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका थी, उसने भारत के विषय में पूरी तरीके से राय बदल कर रख दी है और उनको पहले से काफी सम्मान मिलने लगा है। और अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं तो भविष्य में जिस तरीके से भारतीय प्रवासी हैं उनकी संख्या में इजाफा देखा जा सकता है। और खासकर जो बिजनेस यहाँ पर करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा दरवाजा आज प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने खोला है। और खासकर नामीबिया में जो अवसर है, उन अवसर को भारतीय जो तमाम व्यापारी हैं वो किस तरीके से अपने लिए बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक जो राजनयिक दृष्टिकोण से हो सकता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से हो सकता है, भारत सरकार उसको काफी मजबूती के साथ
सामने ला रही है। निशांत, 5 देशों की प्रधानमंत्री की ये यात्रा है, उसमें अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। कौन कौन से कार्यक्रम हो चुके हैं, कौन कौन से और कार्यक्रम प्रधानमंत्री के शेड्यूल में हैं नामीबिया में, जो कि महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं उनके इस दौरे के दौरान? देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कार्यक्रम हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जब आए तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। फिर उसके बाद वो होटल आए। होटल में यहाँ पर इन्होंने जो मुलाकात की थी वो भारतीय नागरिक जो नामीबिया में रह रहे हैं उन सभी से मुलाकात की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक जो स्वागत समारोह है, जो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के स्टेट गए जहाँ पे बायलैटरल टॉक्स हुई और जिसमें ये एमओयू साइन हुए। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर जो नामीबिया की संसद है इसके संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये संबोधन होगा क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश और हम उपनिवेशवाद से जो बाहर निकल कर आए हैं और जो हमने और मुल्कों का साथ दिया है, खासकर नामीबिया की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री के भाषण में तमाम चीजों की झलक मिल सकती है और भविष्य में भारत और नामीबिया के बीच किस तरीके से द्विपक्षीय संबंध रहेंगे वो भी इस भाषण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और कल जब हमारे नामीबियन जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात हो रही थी वो भी बेहद उत्सुक थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि गढ़ी है, हर किसी को उनसे काफी उम्मीदें हैं और इंतजार करना होगा। शाम को नामीबिया के समय अनुसार 4 से 5 के बीच उनका ये भाषण होना है। और इसके अलावा अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब से कुछ ही देर बाद जो बायलैटरल टॉक्स हुई है, जो एमओयू साइन हुए, उसके विषय में विस्तार से जो है वो पत्रकारों को बताएगी। जिस तरह से नामीबिया को अगर देखें तो साझा एक इतिहास रहा है, अफ्रीकी देशों का भारत का एक साझा इतिहास रहा है। करीब करीब एक साथ स्वतंत्र हुए हैं भारत भी और अफ्रीकी देश में भी, जिसमें नामीबिया भी शामिल है। ऐसे में जब आप नामीबिया में हैं, वहाँ से आप क्या बता सकते हैं कि भारत के साथ किस तरह की सिमिलैरिटी, किस तरह की आप देख सकते, आप ये बता सकते हैं कि क्या क्या समानताएं आप नामीबिया में देख रहे हैं भारत का से अगर तुलना कर रहे हैं, क्योंकि नामीबिया या फिर ऐसे अफ्रीकी देश जो हैं उनकी एक साझा उनका इतिहास रहा है भारत के साथ। और जैसा मैंने बताया कि करीब करीब एक साथ ये सभी देश स्वतंत्र हुए थे, 1947 में, कोई 1948 में। देखिए, अगर नामीबिया की बात की जाए तो 1990 में नामीबिया स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इसकी स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी 1946 में जिसका भारत ने समर्थन किया था और जो नामीबिया के फादर ऑफ नेशन है, प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सैम नुजुमो, वो भारत से बहुत ज्यादा प्रभावित भी रहे थे और समय समय पर उन्होंने अपने भाषण में भारत की तारीफ भी की थी। सीधे तौर पर कहा जा सकता है सबसे बड़ा जो ग्राउंड मुझे नजर आता है कि भारत और नामीबिया में जो मानवता को लेकर काम किए गए हैं, खासकर जरूरत पड़ने पर, वो बहुत सिमिलर है। और जो स्वतंत्रता की एक लंबी लड़ाई नामीबिया ने लड़ी है, कुछ इसी तरीके से भारत ने भी लड़ी थी। और भारत जब नामीबिया के साथ आया तो नामीबिया को काफी मजबूती मिली। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोनों ही जो विकासशील मुल्क है और सबसे बड़ी बात है कि भारत विकासशील होने के साथ साथ इन अफ्रीकी देशों के साथ पूरी तरीके से खड़ा होता हुआ नजर आता है। अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए या अमेरिका की बात की जाए तो वो व्यापार बहुत अच्छा करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जरूरत के समय मित्र देशों के साथ खड़े होने में कहीं ना कहीं उनको संकोच होता है। लेकिन भारत की जो विदेश नीति रही है, मित्रों के साथ भारत पूरी तरीके से खड़ा हुआ नजर आता है और नामीबिया के साथ भारत के कुछ ऐसे ही रिश्ते रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर भारत ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की। ठीक है। फिलहाल आपको मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के राष्ट्रीय स्मारक हीरोज एक्र पर जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह मेमोरियल देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है और मुख्य रूप से जो नामीबिया के संस्थापक हैं डॉक्टर सैम नुजोमा, उनको ये स्मारक समर्पित है। ये मेमोरियल उन्हीं को समर्पित है, डॉक्टर सैम नुजोमा को। डॉक्टर सैम नुजोमा ने नामीबिया को साल 1990 में दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाई थी।
आप तस्वीरें देख रहे थे नामीबिया के विंडहोक से, जहां पर डॉक्टर सैम नुजोमा का जो स्मारक है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर सैम नुजोमा वही व्यक्ति हैं जो पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने ही 1990 में नामीबिया को आज़ादी दिलाई थी। इसी बात का जिक्र हमारे संवाददाता निशांत राय भी कर रहे थे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, हम बात कर रहे थे डॉक्टर सैम नुजोमा, वो निश्चित तौर पर जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी तरह से डॉक्टर सैम नुजोमा। और मैं आपके पास आऊँ उसके पहले एक बार फिर से ज़रा कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ।
आप ये तस्वीरें देख रहे थे विंडहोक से, नामीबिया से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर सैम नुजोमा, जो कि नामीबिया की स्वतंत्रता सेनानी में सबसे आगे थे, हीरोज एकर थे, वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध स्मारक हीरोज एकर पर पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और ख़ासतौर पर वहां के जो पहले राष्ट्रपति और जिन्होंने वहां पर आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, आप जिक्र कर रहे थे 1990 में नामीबिया को ये आज़ादी दिलाई डॉक्टर सैम नुजोमा की सबसे बड़ी भूमिका थी, उसमें पहले राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर सैम नुजोमा को, जैसा मैंने कहा कि वहाँ पर बिल्कुल जैसे हम लोग अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिस तरह से याद करते हैं, देखते हैं, उसी तरह नामीबिया के लोग देखते हैं। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर सैम नुजोमा की जो भूमिका रही थी, वो नामीबिया के एक ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए नेता थे और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद नामीबिया को 1990 में आज़ादी मिली। और मैं बताऊं तो नामीबिया की जो जनता है, उनके साथ उनका संबंध दिलों का संबंध है। और जब उनका देहांत हुआ था तो बड़ी संख्या में हीरोज एकर पर जो जनता है नामीबिया की, वो इकट्ठा हुई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और उनकी आंखों में आंसू थे। इसी साल फरवरी में उनका जो है निधन हुआ था। और सैम नुजोमा को जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो इसका मतलब केवल श्रद्धांजलि से ना देखा जाए, इसका मतलब देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगभग 30 लाख नामीबियन है, उनसे सीधे तौर पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सैम नुजोमा को यहाँ पे राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है और उनको श्रद्धांजलि देना, ये भारत और नामीबिया के जो रिश्ते हैं, इसको एक मजबूत कदम कहा जा सकता है। और जो विरासत रही है, जैसे कि आपने भी कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इधर इनके राष्ट्रपिता डॉक्टर सैम नुजोमा, दोनों का एक तरीके से अपने देश के लिए जो लड़ाई रही है स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, वो दिखलाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो एक साथ वो 30 लाख, लगभग 30 लाख नामीबियन के साथ भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक भावनात्मक लगाव है जो भविष्य में इन रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेगा। शुक्रिया निशांत, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री के दौरे पर हम आपसे और ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया नामीबिया से जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नामीबिया में युद्ध स्मारक हीरोज एकर, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, वहां पर पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने नामीबिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सैम नुजोमा को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरों पर जाते हैं तो शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देना नहीं भूलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया कि सैनिक सिर्फ सरहदों के ही नहीं बल्कि इतिहास के भी नायक हैं। तो देखिए विदेश की मिट्टी पर शौर्य और बलिदान को सलाम करती हुई ये खास रिपोर्ट। देश काल और विपरीत परिस्थितियों में अपने कर्तव्य पथ से न डिगने वाले भारतीय सैनिकों के शौर्य की गाथाएं 7 समुद्र पार भी गूंजती हैं। श्रीलंका हो या मिस्र, पोलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार हो या फ्रांस, दुनिया के प्रत्येक कोने में भारतीय सैनिकों की वीर गाथाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया यात्रा के दौरान हीरोज एकर का दौरा किया और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हीरोज एकर नामीबिया का आधिकारिक युद्ध स्मारक है। इसे 26 अगस्त 2002 को खोला गया था। इसका उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना और इसे भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाना है। इस साल अप्रैल में श्रीलंका यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सपूतों को नमन किया था। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, जहां 1200 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। श्रीलंका और भारत के बीच 1987 में एक शांति समझौता हुआ। इसके तहत गृह युद्ध से जूझ रहे श्रीलंका की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना ने अपनी जान की बाजी लगा दी। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी विदेश की यात्राएं की, उन्होंने सर्वोच्च निछावर करने वाले भारतीय सैनिकों के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साल 2014 में ही नवंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कैनबरा में
ऑस्ट्रेलिया युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। यह स्मारक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की वीरता की स्मृति में बनाया गया था। साल 2015 में पीएम ने फ्रांस के न्यूवे चैपल में प्रथम विश्व युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसी साल उन्होंने नवंबर के महीने में सिंगापुर में आईएनए मेमोरियल मार्कर पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री रहे। पीएम मोदी ने साल 2017 के जून में इजराइल यात्रा के दौरान हाइफा में भारत के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम ने इसके बाद सितंबर 2018 में मन की बात में हाइफा की लड़ाई के बारे में बात की थी। जून 2023 में पीएम मोदी ने मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान काहिरा में होलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और अदन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 4300 से अधिक बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद 2024 के अगस्त में पोलैंड के वार्सो में मॉन्टे कैसिनो की लड़ाई के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। यह स्मारक पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी के महीने में फ्रांस का दौरा किया था, जहां उन्होंने मार्से में मजाक युद्ध समाधि स्थल पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। इस दौरान उन्होंने अपने जज्बात को सैनिकों के बलिदान के साथ जोड़ा और देशवासियों को ये संदेश दिया कि भूले बिसरे राष्ट्र नायक हमारे देश की धरोहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई खबरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल समय आ गया है एक ब्रेक का। डॉक्टर दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज की कुछ और बड़ी खबरें। अमरनाथ यात्रा पूरे जोश और श्रद्धा के साथ जारी है। पहलगाम में नुनवान बेस कैंप से आज श्रद्धालुओं का एक और जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। अब तक 1 लाख से भी अधिक लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। डीडी न्यूज के संवाददाता अश्विनी मिश्र ने अमरनाथ यात्रियों से बातचीत की, जहां लोगों ने सरकार की सुरक्षा और व्यवस्था की तारीफ की। 3 जुलाई से लगातार पवित्र अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है और 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शुरुआती 10 दिनों में पवित्र गुफा में आकर भगवान अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। हम पवित्र गुफा के नीचे हैं। यहीं से यात्रा पैदल सीढ़ियों के जरिए शुरू होती है। देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। एक धार्मिक पौराणिक तीर्थाटन की यात्रा तो है ही, साथ ही साथ इसका आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व ये है कि समूचे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था इसी यात्रा पर निर्भर करती है। अनेक ऐसे परिवार, अनेक ऐसे कोनी वाले, पिट्ठू वाले और यहाँ से लोगों को यातायात में लेकर पहुँचाने वाले लोग, इनके वार्षिक आय का जरिया ही ये यात्रा हुआ करती है।
देश के अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं। हम दिखाते हैं कैसे समूचा देश यहाँ पर जुटा हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आया हूँ, सोमनाथ से। जी, कैसी रही यात्रा, कैसी है व्यवस्था? व्यवस्था भी अच्छी है और यात्रा भी बहुत मस्त रही। आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आया हूँ। हम लोग सब रही सब लोग से आए हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम लोग हर साल आते हैं, हर साल आके बहुत बढ़िया दर्शन हुए। यात्रा लगातार चल रही। कहाँ से आप आए? आप यूपी प्रतापगढ़। अरे आप प्रतापगढ़ से, पूरा त्रिशूल हम लोग लखनऊ। यात्रा एकदम सानंद, जबरदस्त जबरदस्त एकदम जबरदस्त। ओम पतः पार्वती पते जय बाबा बर्फानी की जी। पहलगाम हमले का ही ये कारण है कि जिसकी वजह से नहीं हो गई। लोगों ने सोचा था भीड़ बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन भीड़ बहुत हो गई है। तो गुंजायमान है समूचीवादी हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे से। सत्यम शिवम सुंदरम का साक्षात्कार यहाँ होता है। राष्ट्र की एकात्मता का साक्षात यहाँ बोध होता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुमित धीमान के साथ अमरनाथ पवित्र गुफा से अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। तो लोगों में आपने ये उत्साह देखा श्रद्धालुओं में, और श्रद्धालुओं के साथ साथ हमारे संवाददाता भी पूरे उत्साह में थे। तो अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहीं से, ग्राउंड जीरो से, पहलगाम से। अश्विनी, आपके चेहरे पर भी हमने वो उत्साह देखा और श्रद्धालुओं के चेहरे पर तो वो उत्साह था ही, लेकिन एक सवाल जो सभी लोग जरूर सोचेंगे कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन अभी से रिकॉर्ड टूटने लगे। आखिर वो कौन सा भरोसा श्रद्धालुओं के मन में है जिससे आपको लगता है कि श्रद्धालुओं में इतना ज्यादा उत्साह है कि रिकॉर्ड टूट चुका है उनकी संख्या के मामले में? निश्चित तौर से लालचंद जी, अगर देखें तो महज 7 दिन अभी हुए हैं। यात्रा शुरू 3 तारीख को हुई और 1 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र गुफा के दर्शन करके लौट चुका है। आज आंकड़े 20,000 22,000 के आसपास और ये जा सकते हैं, बढ़ जाएंगे, क्योंकि 10,000 के आसपास पहलगाम और 10,000 के आसपास बालताल दोनों शिविरों से लोग जाते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोगों को आशंका थी, सरकार की नीतियों ने, सैनिकों के शौर्य ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया। अब मौका है जनता के लिए। जनता अपने जोश और जज्बे से आतंकवादी मानसिकता को करारा जवाब दे रही है और पूरी तरीके से परिलक्षित हो। 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पर डे देखे तो चाहे बालताल कैंप हो, चाहे पहलगाम का निर्माण बेस कैंप हो, यहाँ पर कोटा रिलीज होता है, वहां से प्रतिदिन ऐसे लोग जो कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो आते हैं। मैं खुद दृश्य दिखाऊंगा और बताता रहूंगा। लालचंद जी, आप देखें किस तरीके से शांति का, सुरक्षा का, सामुदायिकता का, साहचर्य का और साथ ही साथ एक समावेशी संस्कृति का ये पूरा का पूरा आप दृश्य देख सकते हैं। पूरी दुनिया देख सकती है, हर कोई इसमें है। कश्मीर के अवाम इसमें शामिल है, देश के कोने कोने से आए हुए हमारे देश के लोग शामिल हैं, वो बुजुर्ग, बच्चे, युवा, महिलाएं, हर कोई आते हैं। मैं आगे का और दृश्य आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लोग यहाँ पर देशभक्ति के गीतों पर थिरकते रहते हैं, हाथों में झंडा लिए, तिरंगा लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। भगवान शिव के गानों पर लोग थिरकते हैं। भगवान शिव के तो होते ही हैं, चले इसी इस तरह के राष्ट्रभक्ति के गीत होते हैं। निश्चित तौर पर ये युवाओं के लिए पूरा का पूरा माहौल होता है जब जो है लोग कितने के लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को एक बार मौका है कि हमारे को आध्यात्मिकता की स्थिति है जी, जो हमारी सनातन संस्कृति के मूल्य है, उनकी ये वार्षिक यात्रा तो है ही, लेकिन खास और है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लोगों का जज्बा और जोश और ज्यादा हाई है और जबरदस्त यात्रा वो बताना चाहता है कि जैसे हमारी सेना आगे है हमारी सेना और अपने मालिकता हर जनता को साफ तरीके से परिलक्षित हो रहा है। जी अश्विनी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे हम जरूर इस यात्रा के बारे में आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हुआ, मेरा भी मन करता है कुछ करने का।
मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज की एक और बड़ी खबर, बिहार में विपक्षी दल मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के विरोध में आज चक्का जाम कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन से आम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह आवाजाही बाधित है। इतना ही नहीं, महागठबंधन के कार्यकर्ता बीमार लोगों को भी अस्पताल ले जाने नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर कई स्थानों पर आम लोगों के साथ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की नोक-झोंक भी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पहले आप तस्वीरें देख रहे थे, एक महिला जूझ रही हैं इन बंद करवाने वालों से अपने किसी आवश्यक कार्य को लेकर। और आम लोग जो हैं उनका ऐसा लग रहा है कि वो बंद के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता उतरे हैं विपक्षी दलों के, वो उनको कहीं ना कहीं जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं। तो इन तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही हैं और लोगों को बहुत परेशानी है। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, हमने देखा है, कई बार तो हमने देखा है प्रधानमंत्री के काफिले से भी एम्बुलेंस है या जरूरी सेवाएं हैं, उनको रास्ता दिया जाता है। कई बार हमने ऐसे बंद, प्रदर्शन, धरना सब कुछ देखा है जिसमें कि जब कभी इस तरह का कोई इमरजेंसी वाली चीज होती है उसको रास्ता दिया जाता है। लेकिन ये कैसा बंद है जहां पर की तस्वीरों में यह दिखाई पड़ रहा है कि आवश्यक कार्य को लेकर के भी, बीमार लोगों को ले जाने के लिए भी महिलाएं नोक-झोंक करती हुई, जूझती हुई नजर आ रही हैं। इसका मतलब पूरी तरह से जोर शोर से या पूरे दम के बल पर, ताकत के बल पर इस बंद को सफल बनाने की कोशिश की गई है क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही सिर्फ पटना में देखने को नहीं मिला है, कई जिलों में ऐसा देखने को मिला है जहां दम के बल पर जो बंद है उसको सफल बनाने की कोशिश की गई है। पटना में राहुल गांधी एक बड़ा रोड शो तो करते ही हैं, जिसके कारण कई रास्तों पे जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। इसके अलावा मैं अगर बात करूं छपरा सारण जिले की, वहां पर कार्यकर्ता जबरदस्ती दुकानों को बंद कर दिया वहां पे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने, और रोड पे क्रिकेट खेलते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से बाहुबली जो रूप है वो महागठबंधन का वो सामने आ रहा है कि हम तो करेंगे, तुम क्या कर सकते हो। और आम जनता जो है ये परेशान होकर के इधर उधर घूम रही है। एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं दिया गया। ये कितना मतलब जघन्य अपराध की तरह इसे देखा जाना चाहिए। और जो अगर मैं बात करूं जिस पूरे विषय के लिए ये बंद का आयोजन किया गया था, ये जो गहन निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है मतदाता सूची का, अभी कल शाम 6 बजे तक 46% से ज्यादा लोगों ने उस फॉर्म को भर दिया है। और आज शाम 6-7 बजे के आसपास नए डाटा आएंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि वो जो प्रतिशत है वो और इंक्रीज ही होगा। अब जब पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है, ये पूरा एक प्रकरण डिजाइन किया जा रहा है ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके और महज अफवाहों के बेसिस पर वो भी, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो साफ कह दिया है कि डॉक्यूमेंट देने की अभी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सिर्फ उस जो फॉर्म है उसको भरिए, ताकि ये पता चले कि आप यहाँ पे हैं, आप जीवित हैं, या फिर आप अपना वोटर आईडी फलाने पते पर कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्योंकि बिहार में कई ऐसे लोग हैं जिनकी एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है। वो या तो बिहार के रहने वाले हैं, किसी दूसरे जगह दिल्ली, बॉम्बे जाकर के वहां काम कर रहे हैं, वहां पे बस गए हैं, वहां पे उन्होंने घर बना लिया है, तो अब वो वोटर आईडी वहां की भी उनके पास में है, तो हो सकता है कि वो अगला मतदान वो वहां करना चाहे। तो ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए ये पूरा ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसका विपक्ष पूरा राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और एक बात और मधुरेश, जो हम देख रहे हैं कि अगर लोगों को परेशानी होगी, लोगों का समर्थन होगा, तो इस तरह से जबरन तो बंद नहीं करवाना पड़ेगा।
तस्वीरें ये कह रही हैं कि जरूर लोग जो है कहीं ना कहीं बंद में उस तरह से साथ नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऐसी ही एक घटना नालंदा में भी सामने आई है, जहां पर जो बंद समर्थक हैं उन्होंने मारपीट की है जो आम लोग हैं उनके साथ में, वो भी महज इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और उसका कहना था कि अगर वो आज नहीं गया तो उसकी सैलरी कट जाएगी। और ऐसा ही दृश्य नालंदा में एक जगह और देखने को मिला, जहां पर जबरदस्ती दुकानों के शटर बाहर से बंद कर दिए गए और जो कर्मचारी थे वो अंदर थे और शटर बाहर से बंद कर दिया गया। तो निश्चित रूप से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें ये साफ है कि जनता कहीं भी इस बंद के समर्थन में नहीं थी और वो रोजमर्रा के अपना काम करना चाहती थी, लेकिन दम खम के बल पर, बाहुबल के बल पर इस जो बंद है उसको सफल बनाने की कोशिश की गई। और यही कारण है कि कई ट्रेन, 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन जो है उसको प्रभावित किया गया इस बंद के दौरान में। खुद जो पप्पू यादव है, सांसद है पूर्णिया से निर्दलीय और कांग्रेस को समर्थन देते हैं, वो पटना के सचिवालय हॉल्ट पे चले गए और वहां पर रेलवे लाइन पे जाकर के बैठ गए। तो बड़ी संख्या में जो ट्रेनें थी वो मेन रूट पे वो बाधित हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये जोर जबरदस्ती के साथ ये बाधा पैदा की गई है और जाहिर सी बात है कि लोगों को अगर परेशानी होती है तो लोगों का समर्थन मिलता और ये सब करना नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश पटना से जुड़ने के लिए आपका। तो हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण जुड़े थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत की अवधि 13 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। यह घटनाक्रम राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA द्वारा राणा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सामने आया है। आरोप पत्र में राणा का गिरफ्तारी ज्ञापन, जब्ती ज्ञापन और कुछ अन्य दस्तावेज भी शामिल हैं। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में 4 अप्रैल को भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे भारत लाया गया था। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने समुद्री मार्ग से मुंबई में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, 2 आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था। करीब 60 घंटे तक चले इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे। और अब खबर खेल जगत की। देश में खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का विषय हमेशा ज्वलंत मुद्दा रहा है, तो बीते समय के दौरान इसमें वृद्धि भी देखी गई है। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो यहां सरकार के प्रयास से अस्मिता भी इस मंच पर महिला खिलाड़ियों को एक नया आकार दे रही है, जो इस खेल की जड़ों को भी देश में मजबूती दे रहा है। मोदी जी ने देश में 2021 से अस्मिता लीग का प्रारंभ करा है। ये 4th एडिशन है और देश में 2025 में 850 से अधिक मैच होगी, 70,000 से अधिक महिलाएं उसमें पार्टिसिपेशन करेगी। उससे महिलाओं में स्पोर्ट्स के प्रति रुचि बढ़ेगी, देश की महिलाओं में रही शक्ति को खिलने का अवसर मिलेगा। पिछले 4 सालों से ये अस्मिता लीग्स पूरे देश में चल रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने के लिए मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा महिला क्रीड़ा क्षेत्र में आगे आए, स्पोर्ट्स में आगे आए और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस महिलाओं का हर दिन बढ़ते जा रहा है। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का कल्चर बढ़ते जा रहा है। नई पौध की हौसला अफजाई के लिए टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू भी मौजूद रहीं, जिन्होंने इस तरह के मंच को ओलंपिक में पदक जीतने की पहली सीढ़ी माना। काफ़ी अच्छा हुआ है कि ये अस्मिता लीग से ही जो आने वाली यंग जनरेशन, सिर्फ वुमेन को ही आगे जाने का ये मौका मिल रही है और उनसे पता चलेगा कि वेट लिफ्टिंग में जाने के बाद क्या क्या होगा, कैसे करेगा, है ना। तो उनके रास्ता दिखा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। ये एक बेहतर कल के लिए आज का समर्पण जरूरी है, क्योंकि इसी की नींव पर हौसले की इमारत खड़ी होगी, जो ओलंपिक के आकाश पर
भारत को नया मुकाम देगी। ओलंपिक जैसे मंच पर पदक की संख्या को दोहरे अंक तक पहुंचाने के लिए इस तरह के पड़ाव से होकर गुजरना बेहद जरूरी है और ऐसे में ये कड़ी जो है वो अपना एक अहम रोल अदा कर रही है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, गाजियाबाद। निश्चित तौर पर ऐसे कदम जो भारत में महिलाओं को खेल के क्षेत्र में मजबूती देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।